तीन चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे लेट वार कॉन्स्ट का डिफरेंस क्या होता है। हमने जैसा कि देखा था कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम उससे पहले या तो लेट लिखते हैं, या फिर इसी तरह वार लिखते हैं, या फिर हम कॉन्स्ट लिखते हैं। ये तीन कीवर्ड्स हैं जो यूज होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अच्छा, अब इन तीनों में फर्क क्या है? अगर तीनों का एक ही मकसद है, यानी कि तीनों का मकसद तो ये है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तो फिर फर्क क्या आ जाता है दोनों में? जाहिर है कि कोई ना कोई फर्क तो होगा अगर ये तीन अलग अलग चीजें हैं। तो इस चीज को नंबर एक समझेंगे। नंबर दो, हम आज पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी तक हमने जो एरे पढ़ी है वो सिंगल डायमेंशन है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होते थे, और वो इस फॉर्म में होते थे कि वो एक ही रो बनती थी। आज हम जो एरे पढ़ेंगे वो इस तरह की होगी कि एरे के अंदर एरेज आ रही होंगी। जिस तरह के लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहे थे, तो आज जो हम एरे पढ़ेंगे वो इस तरह की होगी कि एरे के अंदर एरे होगी। अब उसको अगर एक्सेस करना है तो किस तरह करना है, उसके किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना है तो किस तरह करना है, तो आज हम ये चीजें पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर ये है कि हम फिर अपने प्रोजेक्ट बना लेंगे जो कि हमारे रहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट वार कॉन्स्ट को। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा कंफर्म करते हैं, मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लेट वार कॉन्स्ट। ये मैंने सर्च किया हुआ था चैट जीपीटी से, तो इधर से हम पढ़ते हैं कि इन तीनों का फर्क क्या है। अच्छा देखें, इन जावास्क्रिप्ट वार लेट एंड कॉन्स्ट आर ऑल यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारे किस लिए यूज होते हैं? वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ स्कोप, होस्टिंग एंड रीअसाइनेबिलिटी। लेकिन इन तीनों में फर्क आ जाता है तीन चीजों के अंदर। स्कोप के अंदर फर्क आ जाता है, होस्टिंग के अंदर फर्क आ जाता है, और रीअसाइनेबिलिटी के अंदर फर्क आ जाता है। अब ये तीनों क्या चीजें हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। सॉरी। स्कोप का मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं ये कहाँ कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। जिस तरह के अगर हम इधर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो इस वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगी, ये 10, उसे कहते हैं कि ये इसका स्कोप है। ठीक है। डिफरेंट स्कोप होते हैं, वो आगे चल के देखते हैं। कोई फंक्शनल स्कोप होता है, कोई ब्लॉक स्कोप होता है, कोई ग्लोबल स्कोप होता है। ये तीन तरह के स्कोप आते हैं, तो इन तीनों को अभी हम देखते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि स्कोप होता क्या है। स्कोप का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये वेरिएबल कहाँ कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, या कहाँ कहाँ पे ये विजिबल होगा कि हम इसे कॉल कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है स्कोप। दूसरा आ जाता है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर बाद में किया है। ठीक है। जिस तरह कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किसी नीचे वाली लाइन पे किया हुआ है, आप अगर उसे पहले एक्सेस करना चाहें, अब देखिए वेरिएबल बाद में डिक्लेयर है, वेरिएबल निचली लाइन पे डिक्लेयर है, लेकिन आप उसे पहले एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो क्या ये वेरिएबल उठ के ऊपर आ जाएगा एक्सेस करते हुए या नहीं आएगा? इस चीज को कहते हैं होस्टिंग। ठीक है, ये होता है वेरिएबल होस्टिंग। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएबल की होस्टिंग से क्या मुराद है। इसी तरह तीसरी चीज आ जाती है रीअसाइनेबिलिटी। रीअसाइनेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, अब आगे अगर मैं इस वेरिएबल को एक्स को कोई नई वैल्यू दे देता हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल को रीअसाइन कर रहा हूँ। यानी कि इस वेरिएबल को पहले मैंने 10 असाइन किया था, अब मैं इसे रीअसाइन कर रहा हूँ 20। यानी कि 10 को खत्म करके उसे मैं कह रहा हूँ कि अब नई वैल्यू असाइन कर दो, वो होगी 20। तो अब इसे कहते हैं रीअसाइनेबिलिटी। तो इन तीनों का जो फर्क आ जाता है वार लेट और कॉन्स्ट का, इन तीनों का जो फर्क आ जाता है वो इन तीन चीजों में आता है। या तो स्कोप के अंदर डिफरेंस होगा इन तीनों के, या होस्टिंग में फर्क आ जाएगा, या रीअसाइनेबिलिटी में फर्क आ जाएगा। अब इन तीनों को बारी बारी समझते हैं कि वार का स्कोप क्या होता है, वार की होस्टिंग क्या होती है, वार की रीअसाइनेबिलिटी क्या होती है। इस तरह लेट का स्कोप क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, रीअसाइनेबिलिटी क्या होती है, और कॉन्स्ट का भी सेम इसी तरह। सबसे पहले वार को देख लेते हैं। वार का स्कोप ये होता है कि वार डिक्लेयर्स अ वेरिएबल विद फंक्शन स्कोप और ग्लोबली इफ डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन। जो वार है, डिक्लेयर अ वेरिएबल विद फंक्शन स्कोप, इसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन होता है।
अच्छा सॉरी, माइक ऑफ हो गया था। स्कोप जो है, स्कोप जो है, इसका जो वार का स्कोप होता है वो फंक्शन स्कोप होता है, जिस तरह कि ये लिखा हुआ है। ठीक है। फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि एक फंक्शन, अभी के ये आप ये समझ लें कि एक अलग पीस ऑफ कोड है जो कि हम लिखा करेंगे। फंक्शन चूंकि अभी हमने नहीं पढ़े हैं तो आपको शायद इतना ना समझ आए, कुछ लोगों ने पढ़े होंगे। तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक अलग पीस ऑफ कोड है। जो वार का जो स्कोप होता है, अगर तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो फंक्शन के अंदर अंदर वो एक्सेस किया जा सकता है। उस फंक्शन से बाहर किसी को नहीं पता होगा कि ये वेरिएबल भी है। और अगर ये ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है, यानी कि बाहर इस फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर नहीं है। अब देखें ना, इधर एक ये फंक्शन बना हुआ है, एक ये ग्लोबल स्कोप है जो बाहर है, यानी कि पूरी फाइल में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। इसे हम आवाज कहते हैं का कि, सा इशू आ रहा है। जी अब आ रही है आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? अच्छा अब्दुल मोहिमन भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही। क्लियर है आवाज? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये जो स्कोप है इसे हम कहते हैं कि ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि ये हर जगह पे एक्सेसिबल है, क्योंकि ये पूरी फाइल में कहीं भी एक्सेस हो सकता है। अगर फंक्शन के अंदर वार के जरिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये, जिस तरह के ये, या इधर, चूंकि फंक्शन का नेम भी यही है तो इधर चेंज कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब अगर मैं बाहर आके कंसोल डॉट लॉग एज लिखूंगा तो उसे एज नहीं पता होगा कि एज क्या चीज है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया था। जब फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो इस एज को नहीं पता होगा कि ये आया कि यही वेरिएबल है, वो इसे एक और वेरिएबल शुमार करेगा जो कि इस फंक्शन से बाहर है। तो इस चीज को कहते हैं कि ये फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया, अब वो फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर इस वार को फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया जाता, तो अब ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल था और फंक्शन से बाहर भी एक्सेसिबल था, तो इसे हम कहते हैं कि ये ग्लोबल स्कोप है। और अगर फंक्शन के अंदर होता तो इसे हम कहते हैं कि ये फंक्शन स्कोप है। मजीद इसकी डिटेल देखते हैं। अभी सिर्फ ये समझ लें कि फंक्शन स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। अच्छा जी, तो ये जो वार है, वो कहते हैं कि ये अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये फंक्शन स्कोप है। और अगर ग्लोबल डिक्लेयर किया जाएगा तो वो उसका स्कोप क्या होगा, ग्लोबली होगा, यानी कि वो कहीं भी एक्सेसिबल होगा। उसके बाद आ जाता है होस्टिंग। इसकी होस्टिंग क्या होती है? वेरिएबल डिक्लेयर विद वार आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। मतलब क्या है, जिस स्कोप में वार के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है तो उसका स्कोप क्या होगा, फंक्शन स्कोप होगा। अगर फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया है तो उसका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल स्कोप होगा। तो जिस भी स्कोप में वार के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, वो कहते हैं कि होस्टेड होस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप। वो क्या होगा, वेरिएबल जो है वो होस्ट हो जाएगा। होस्ट होने का मतलब ये है कि चाहे आप उसे बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, जिस तरह की ये उसने किया हुआ है, चाहे आप वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे आप पहले यूज करेंगे तो वेरिएबल यूज हो पाएगा। वो ये एरर नहीं देगा कि भाई आप इसे बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं और पहले यूज कर रहे हैं, बल्कि वो उसे क्या करेगा, उठा के ऊपर ले आएगा। हाँ, वैल्यू उसे कोई असाइन नहीं करेगा। ठीक है, ये फर्क समझ लें। वैल्यू उसे कोई असाइन नहीं होगी, वो इसी तरह समझा जाएगा जिस तरह डिक्लेयर ऊपर हुआ है लेकिन उसे वैल्यू कोई असाइन नहीं की गई है, लेकिन वैल्यू उसे बाद में असाइन की गई है। लेकिन वो इधर यूज रूल हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। जबकि जो बाकी जो है लेट और कॉन्स्ट, उनमें अगर हम इस स्कोप होस्टिंग को देखें तो उधर फिर ये एरर शो कर देता है। कहता है कि भाई आप वेरिएबल पहले यूज कर रहे हैं, डिक्लेयर आपने किया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं है। लेकिन वार के केस में इस तरह नहीं होता है। वार के केस में ये होता है, वो कहता है कि आपका वेरिएबल डिक्लेयर है लेकिन उसे अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं है, अगर आप उसे असाइनमेंट से पहले पहले यूज कर लेते हैं। तो जिस तरह की उसने लिखा हुआ है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं, यूज पहले कर रहे हैं, तो इधर क्या प्रिंट हो जाएगा, अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा।
ठीक है, इस होस्टिंग की वजह से, कि वार के साथ जो होस्टिंग आती है, होस्टिंग ये आती है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर बाद में कर लें, पहले यूज कर लें तो वो यूज हो जाता है। रीअसाइनेबिलिटी, तीसरी चीज आ जाती है रीअसाइनेबिलिटी। रीअसाइनेबिलिटी का मतलब ये है कि इस वेरिएबल को वार के जरिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको आप जितनी मर्जी दफा दोबारा वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपने वार एक्स इज इक्वल टू 10 किया, नीचे एक्स इज इक्वल टू 10 कर दिया, नीचे जाके एक्स इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो जितनी दफा मर्जी आप उसे वैल्यूज जो है वो असाइन कर सकते हैं। इस चीज को कहते हैं रीअसाइनेबिलिटी। अब इन तीनों चीजों को जरा इधर एक एक करके समझते हैं। जैसा कि हमने पहले ये देख लिया कि ये होता है ग्लोबल स्कोप, जो फाइल के लेवल पे, यानी कि फाइल के अंदर जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, अगर वो आप वार के जरिए, वार कीवर्ड के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये ग्लोबली स्कोप है। अगर किसी फंक्शन के अंदर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये फंक्शनल स्कोप है। वो अगर वार कीवर्ड के जरिए किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, तो फंक्शन से बाहर उसे नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह कि अगर इधर कंसोल डॉट लॉग करूं इस एज को, तो चूंकि हम बात कर चुके हैं कि फंक्शन से बाहर वो नहीं पता होगा किसी को कि ये एज क्या है, तो इधर कंसोल डॉट लॉग एज में अनडिफाइन आना चाहिए। ये देखिए, वो कह रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड, एज आपने डिफाइन की नहीं है, यूज से पहले कर रहे हैं। यानी कि फंक्शन से बाहर किसी को पता भी नहीं है कि एज वेरिएबल कोई है। इसे कहते हैं कि फंक्शनल स्कोप है। लेकिन अगर वही ये इधर होता और इधर ना होता, फंक्शन के अंदर ना हो बल्कि ग्लोबली स्कोप हो, फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया गया हो, तो अब जरा देखते हैं रन करके। ये देखिए, अब वो एक्सेस कर रहा है। तो इस चीज को कहते हैं कि ये वार का स्कोप है। ठीक है, ये क्या है, वार का स्कोप है। अच्छा, अब देख लेते हैं वार की होस्टिंग को। वार होस्टिंग, जिस तरह की हमने अभी बात की, वार होस्टिंग का मतलब ये था कि आप वेरिएबल बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन उसे यूज पहले कर रहे हैं, तो वो करने देगा। ये मैंने वेरिएबल बाद में यूज किया है, डिक्लेयर किया है, लेकिन यूज मैं उसे पहले कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, इस एक्स को उठा के ऊपर ले जाएगा, लेकिन उससे वैल्यू कोई असाइन नहीं होगी, सिर्फ वो इसी तरह समझेगा कि जिस तरह इधर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया हुआ है। एरर नहीं देगा, ये देखिए। तो ये देखिए अनडिफाइन आ रहा है। तो इस चीज को कहते हैं होस्टिंग। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी रीअसाइनेबिलिटी। रीअसाइनेबिलिटी का मतलब ये है कि अब मैं एक्स को जितनी दफा मर्जी वैल्यू दोबारा असाइन करता रहूँ, तो क्या होगा, वो वैल्यू असाइन होती रहेगी और जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ये देखिए 20। तो इस चीज को कहते हैं रीअसाइनेबिलिटी, कि हम जितनी दफा मर्जी चाहें, वार के जरिए अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया होगा तो उसे जितनी दफा मर्जी चाहें हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब यही तीनों चीजें लेट के केस में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू है, कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक किसी का, या आगे चले? नो सर, आगे चलो। अच्छा जी, आगे आ जाता है लेट को। लेट को देख लेते हैं, लेट का स्कोप क्या होता है। लेट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल स्कोप विद ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप इसका होता है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, फंक्शन जो था, फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप है कि वो फंक्शन के अंदर अंदर ही एक्सेसिबल होगा। उसके अलावा जो ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक का मतलब ये है, ब्लॉक का मतलब ये है कि कोई भी ब्रैकेट आ जाए इस तरह की, चाहे वो इफ की ब्रैकेट हो चाहे किसी भी तरह की ब्रैकेट हो। अभी चूंकि वो हमने चीजें नहीं पढ़ी तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सिर्फ आप ये समझ लें कि इस तरह की ब्रैकेट आ जाए जहां पर भी, और उसके अंदर अंदर अगर लेट के जरिए की वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर दिया है, तो वो उसके अंदर ही एक्सेसिबल होगा, इन ब्रैकेट से बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इसे कहते हैं ब्लॉक स्कोप। लेकिन ये जो है ये फंक्शन स्कोप है। फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो बाहर एक्सेस नहीं होगा। लेकिन ये जो लेट है ये ओवरऑल ब्लॉक स्कोप है, चाहे किसी भी तरह की
ब्रैकेट आ जाए, चाहे फंक्शन की ब्रैकेट हो, चाहे इफ की ब्रैकेट हो, चाहे इफ एल्स की ब्रैकेट हो, चाहे किसी लूप की ब्रैकेट हो, किसी भी तरह की ये ब्रैकेट आ गई, उसके अंदर अगर लेट के जरिए कोई वर्ड कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया गया तो वो उस ब्रैकेट से बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। इसे कहते हैं ब्लॉक स्कोप। अच्छा, ये होता है लेट, होता है ब्लॉक स्कोप। अच्छा, होस्टिंग क्या होती है इसकी? इसकी होस्टिंग क्या होती है? जिस तरह वार के अंदर अगर हम वेरिएबल बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, पहले यूज कर रहे हैं, तो क्या होता था, हमें एरर नहीं आता था, बल्कि वो ये कह देता था कि अनडिफाइंड इसके अंदर स्टोर है। लेकिन लेट के केस में उधर एरर आ जाता है, वो ये कहता है कि आपका ये वेरिएबल डिक्लेयर बाद में है, आप उसे यूज पहले कर रहे हैं। जिस तरह के ये देखेंगे, ये देखें, इफ की एक बॉडी है, ये इसका ब्लॉक था, उसके अंदर हमने लेट के जरिए कीवर्ड डिक्लेयर किया, लेट वाई इज इक्वल टू 5। अब जब उसे कंसोल डॉट लॉग वाई करके उसे एक्सेस करने जाएंगे तो वो एरर देगा। एरर ये होगा कि वाई इज नॉट डिफाइंड, कि वाई डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि वो इस ब्लॉक से बाहर किसी को पता ही नहीं है कि वाई कोई वेरिएबल है। ये हो गया है इसका स्कोप। अच्छा, तीसरी चीज थी रीअसाइनेबिलिटी। रीअसाइनेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम लेट के जरिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लें तो दोबारा उसे रीअसाइन वैल्यू कर सकते हैं। जिस तरह वार के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते थे, इसी तरह लेट में भी हम किसी वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन एक वेरिएबल को हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह के जी को हमने लेट के जरिए डिक्लेयर किया, अब दोबारा अगर जी को लेट के जरिए डिक्लेयर करने जाएंगे तो एरर आ जाएगा। वार के केस में एरर नहीं आएगा। अगर दोबारा भी आप इस वेरिएबल को वार के जरिए डिक्लेयर कर देंगे तो वो एरर नहीं देगा, लेकिन लेट जो है वो एरर दे देगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट का जो स्कोप है वो भी ब्लॉक स्कोप है, यानी कि लेट वाला सेम, जो लेट वाला स्कोप है सेम वही कॉन्स्ट वाला स्कोप है। यानी कि ब्लॉक के अंदर अगर कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया तो क्या होगा, वो उससे बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। उसे कहते हैं कॉन्स्ट का स्कोप। होस्टिंग भी सिमिलर टू लेट है। जिस तरह लेट की होस्टिंग है उसी तरह कॉन्स्ट की होस्टिंग है। यानी कि उसे अगर आपने नीचे डिक्लेयर कर दिया, नीचे डिक्लेयर किया है, ऊपर यूज कर रहे हैं, तो आप उसे ऊपर यूज नहीं कर पाएंगे। जिस तरह के ये देखें, पहले लेट का स्कोप समझ लेते हैं। लेट का स्कोप ये है कि अगर मैं इधर एक वेरिएबल लेट के जरिए डिक्लेयर करवाता हूँ, लेट वाई इज इक्वल टू 20, अगर मैं इधर आके अब उसे एक्सेस करना चाहूँ तो क्या मुझे वो एक्सेसिबिलिटी देगा? नहीं देगा, एरर आएगा। ये देखिए, y इज नॉट डिफाइंड, वो कहेगा कि y डिफाइन ही नहीं है। तो इसे कहते हैं कि ये y का ब्लॉक स्कोप है। जिस ब्लॉक के अंदर वो डिक्लेयर किया गया, आप उधर उधर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये इस ब्लॉक से बाहर होता, इधर होता, तो अब ये एक्सेसिबल था, क्योंकि उसका ग्लोबल स्कोप बन गया है। ये था लेट का स्कोप। आगे बात कर लेते हैं लेट के स्कोप के बाद दूसरी चीज आ जाती है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब ये है कि आप वैल्यू यूज पहले करें, डिक्लेयर बाद में करें। क्या इस तरह अलाउ होता है? तो देख लेते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल लिया जी, लेट के जरिए उसे डिक्लेयर किया, लेट जी इज इक्वल टू 30। तो देखते हैं कि क्या वो मुझे एक्सेसिबिलिटी देगा कि नहीं देगा। पहले इसे कमेंट कर लें ताकि हमारा एरर ना आए। तो ये देखें, कैन नॉट एक्सेस जी बिफोर इनिशियलाइजेशन। वो कह रहा है कि आप इस जी को इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। वार के केस में उसने एरर नहीं दिया था। वार के केस में उसने हमें कहा था कि वेरिएबल तो अब कंसोल मैंने करवा दिया, लेकिन उसके अंदर अनडिफाइंड पड़ा हुआ है। लेकिन लेट के केस में अगर आप डिक्लेयर बाद में किए हैं, यूज पहले कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा, वो एरर देगा। वो कहेगा कि भाई आप जहां पे डिक्लेयर किया उसके बाद बाद एक्सेस कर सकते हैं, उससे पहले एक्सेस नहीं कर सकते। ये थी लेट की होस्टिंग। अब हम बात कर लेते हैं लेट के रीअसाइनेबिलिटी। लेट को रीअसाइन करवाना। तो देखें, लेट y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। आप जितनी दफा मर्जी वैल्यू रीअसाइन करते रहें, तो इस तरह हम लेट के जरिए दोबारा वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। तो ये थे चीज लेट की स्टोरी। अब हम कॉन्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्स्ट में यही तीनों चीजें देख लेते हैं।
कॉन्स्ट का जिस तरह कि उसने बताया है कि स्कोप जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है, सेम लेट की तरह का होता है, तो उसे ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, हम लेट के केस में समझ चुके हैं। होस्टिंग भी सेम लेट वाली होती है, यानी कि आप बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, पहले यूज कर रहे हैं तो एरर आएगा। रीअसाइनेबिलिटी हम नहीं कर सकते हैं, लेट में हम रीअसाइनेबिलिटी कर सकते थे जिस तरह की ये, लेकिन कॉन्स्ट के केस में हम रीअसाइनेबिलिटी नहीं कर सकते। जिस तरह के अगर मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड के जरिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जी, उसे मैंने दे दिया 10, अब जी को अगर मैं 20 देना चाहूँ तो ये एरर आएगा। देखेंगे जरा, देखिए वो कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप एक कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं जो कि अलाउ नहीं है। तो कॉन्स्ट में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, उससे कम जो है वो लेट के अंदर होती हैं, और सबसे कम जो है वो वार के अंदर होती है। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि कॉन्स्ट यूज करें, उसके बाद लेट। वार कभी भी आपने यूज नहीं करना है, वार कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं करना है, या तो आप लेट यूज करेंगे या फिर कॉन्स्ट यूज करेंगे। तो ये थी हमारी लेट, वार और कॉन्स्ट की स्टोरी। अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं जी। कोई इशू है इनमें किसी को? दोबारा मतलब शॉर्टली रिपीट कर दें थोड़ा। ठीक है। लेट, वार और कॉन्स्ट ये तीनों जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, हमने बताना हो कि ये वेरिएबल कंसीडर किया जाए, तो उसके लिए हम जाहिर है कि कंप्यूटर को कोई ना कोई कमांड देंगे जिससे पता चलेगा कि भाई ये अब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है। तो उसके लिए तीन कमांड्स यूज की जाती हैं, लेट, वार और कॉन्स्ट। इन तीनों में से कोई एक यूज किया जाता है। अब तीनों के अंदर फर्क क्या आ जाता है? फर्क ये आता है कि अगर आप वार कीवर्ड के जरिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले उसका स्कोप देख लेते हैं। उसका स्कोप जो है वो फंक्शन स्कोप होगा या ग्लोबल स्कोप होगा। फंक्शन स्कोप का मतलब ये है कि अगर फंक्शन के अंदर वार के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो फंक्शन से बाहर किसी को नहीं पता होगा कि ये वेरिएबल भी है। अगर ग्लोबली डिक्लेयर किया गया फिर तो हर कहीं एक्सेसिबल है, चाहे वार के जरिए ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए, चाहे लेट के जरिए किया जाए, चाहे कॉन्स्ट के जरिए किया जाए। जो ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर हो गया वो तो हर कहीं एक्सेसिबल होगा, फंक्शन के अंदर भी बाहर भी हर कहीं। लेकिन वार के जरिए जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो गया वो फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ये थी वार का स्कोप। अब आगे वार की होस्टिंग की बात कर लेते हैं। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल बाद में डिक्लेयर कर रहे हैं, यूज पहले कर रहे हैं। तो जब भी आप वेरिएबल बाद में डिक्लेयर कर रहे होंगे, अगर तो वो वार के जरिए डिक्लेयर है और उसे यूज पहले कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वेरिएबल एक्सेसिबल तो हो जाएगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू कोई भी नहीं आएगी। ठीक है। उसके बजाय अगर लेट के जरिए या कॉन्स्ट के जरिए आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ और उसे पहले एक्सेस करना चाह रहे हो, डिक्लेयर बाद में किया हो, तो उधर एरर आएगा। लेट और कॉन्स्ट के केस में एरर आएगा, वार के केस में एरर नहीं आएगा। ये वार की होस्टिंग है। इस तरह रीअसाइनेबिलिटी की अगर बात करें, तो रीअसाइनेबिलिटी जो है वो वार के केस में आप किसी भी वेरिएबल को जितनी दफा मर्जी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। लेट के केस में भी जितनी दफा मर्जी रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट के केस में एक दफा जो वेरिएबल को वैल्यू दे दी वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती है। ये था इन तीनों की रीअसाइनेबिलिटी। अब बात कर लेते हैं लेट के और कॉन्स्ट के स्कोप की। लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मीन ये वाली ब्रैकेट्स, चाहे वो फंक्शन की ब्रैकेट हो, चाहे इफ एल्स की ब्रैकेट हो, किसी भी तरह की ब्रैकेट हो। अगर तो लेट या कॉन्स्ट के जरिए वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ब्लॉक के अंदर, तो उसे ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर ग्लोबली डिक्लेयर हो गया फिर तो कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है लेट, वार और कॉन्स्ट का फर्क। और मैंने आपको बताया कि आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करें। हाँ, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि इस वेरिएबल की वैल्यू बाद में चेंज हो सकती है, तो आप बाद में तो फिर आप लेट जो है वो लेट यूज कर सकते हैं, लेकिन वार कभी भी आपने यूज नहीं करना है। जी, क्लियर है? जी इमरान भाई, चीजें क्लियर? यस, ठीक। अच्छा, आगे हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि एरे के अंदर अगर एरे आ रही है। पहले हमने बात की थी कि एरे
जिसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर हर एलिमेंट भी एक एरे हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि ये वन की बजाय अगर एक एरे आ जाए तो क्या होगा, एक आउटर एरे एक इनर एरे, एरे के अंदर एरे, तो उसे हम कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। जिस तरह के ये उसने एग्जांपल ली हुई है, ये तीन एरेज डिक्लेयर की हुई है, उन तीन एरेज को एक और उसने एरे बनाई है, ये एरे ऑफ एरेज, और उसके अंदर इन तीनों एरेज को रख रहा है। अब क्या होगा कि असल में ये इस तरह होगी, ठीक है, एक बाहर एरे होगी और हर एलिमेंट की बजाय एक एक एरे होगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि एरे के अंदर एरे। अब अगर आपने इस टू को एक्सेस करना है, इस टू को, तो किस तरह होगा। अब जरा देखें, ये टू कहाँ पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, इस आउटर एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे है। तुम क्या करेंगे, ARR ऑफ एरेज जीरो इंडेक्स। अच्छा, फिर आगे चूंकि एक एरे है तो फिर हम इंडेक्स नंबर के जरिए एक्सेस करेंगे, तो ये टू जो है इसके इंडेक्स नंबर क्या बनता है, 0 और 1। तो इधर हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह करेंगे एरे ऑफ एरेज 0 1, तो इसका मतलब ये होगा कि आउटर जीरो एरे और इनर मोस्ट जो है वो वन एलिमेंट, यानी कि आउटर एरे का फर्स्ट एलिमेंट ये वाला हो गया, और इस फर्स्ट एलिमेंट का फिर ये वाला इंडेक्स नंबर हो गया। इसे हम कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर आपने एक्सेस करना है तो इस तरह करेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अगर तीन एरेज आ जाए, यानी कि एक आउटर एरे हो उसके अंदर फिर एरेज हो और उन एरेज के अंदर फिर एरेज हो, यानी कि तीन तहें आ जाए, तो उस तरह अगर मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं इसकी, इस टू को, तो किस तरह करेंगे, इस आउटर एरे का इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, ये वाला, ये जीरो इंडेक्स होगा। इस जीरो इंडेक्स का फिर ये कौन सा इंडेक्स होगा, जीरो होगा। फिर इस जीरो इंडेक्स का ये कौन सा इंडेक्स होगा, 1 होगा। तो हम इस तरह लिखेंगे एरे ऑफ एरेज 0 0 1। ठीक है, ये चीज होगी है क्लियर आपको। जी बताएं, इसमें कोई इशू है। भाई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज आगे चलें, साथ साथ रिस्पॉन्स किया करें यार। एक बार फिर रिपीट करें सर। अच्छा, ये तीन एरेज हैं। हमने एरेज को देखा था कि एरेज को किस तरह डिक्लेयर करते हैं। भैया आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हैं, तो आगे जाके जब कोडिंग ज्यादा होगी तो आपको इशू बनेगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, साथ साथ प्रैक्टिस किया करें ना। ये देखिए, ये हमने तीन एरेज डिक्लेयर कर ली हैं, सम वैल्यूज 1, सम वैल्यू 2, सम वैल्यू 3, ये तीन एरेज डिक्लेयर हो गई हैं। अब अगर मैं एक इस तरह की एरे बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका नाम ARR रख दिया, और उसके अंदर मैं ये एलिमेंट्स की बजाय ये एरेज रख देता हूँ, ये वाली, असल में ये क्या हुआ है, असल में ये हुआ है कि इस तरह की एक एरे बन गई है, जिस तरह के अगर ये होता एक आउटर एरे, उसके अंदर फिर ये एक एरे, यानी कि उसका एक एलिमेंट जो है वो एक एरे है, उसका दूसरा एलिमेंट भी एक एरे है। जिस तरह कि हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट देखे थे ना, कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ रहा था डॉट 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 करके हम उसे एक्सेस करते थे, तो इसी तरह एरेज को एक्सेस किया जाता है इंडेक्सिंग के जरिए। अब जरा देखें, ये एरे थी आउटर, ये जो येलो कलर में शो हो रही है, उसके हर एलिमेंट पे फिर एक एरे पड़ी है। अब अगर मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, इस टू को या इस वन को या इस थ्री को, तो किस तरह होगा। सबसे पहले तो ये देखें कि आउटर के किस इंडेक्स पे है ये चीज। आउटर का ये जीरो इंडेक्स हो गया। अच्छा, फिर जब जीरो इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा तो अब हम इस चीज को देख रहे हैं। अब इस एरे के अंदर देखें, ये थ्री जो है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये कितने इंडेक्स पे है, 0 1 और 2, 2 नंबर इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अगर मैंने इसे एक्सेस करना होगा तो किस तरह करूंगा, ARR ऑफ, सबसे पहले ये आउटर का इंडेक्स नंबर आ गया,
अब इस आउटर के इंडेक्स नंबर पे ये कितने पे पड़ी हुई है, ये 2 पे पड़ी हुई है चीज। तो ये देखें, इस 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ था, वो हमें मिल गया। अगर मैंने इस 9 को एक्सेस करना हो इमरान भाई, तो किस तरह होगा, क्या लिखूंगा मैं? पहले हम इसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे आउटर का। आउटर का इंडेक्स नंबर क्या है? ये 2 है। ठीक है, इधर 2 आ गया। फिर इसका इंडेक्स नंबर क्या है? इसका भी 2। 2 है। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह क्या आ जाएगा? तो इस तरह अगर मल्टी डायमेंशनल एरे, अब इस तरह भी हो सकता है कि ये जहाँ पे एलिमेंट है वहां पे एक और एरे आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर एक और वो लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट और उसको एक्सेस कर देंगे। समझ आ गई ये चीज? यस। ये है मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये एक एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, ये हमारा टॉपिक ये भी कवर है। अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे आज के जो थर्ड पाइपलाइन थी उस पे चलते हैं, हम अपना ये वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं। देखेंगे, वो कह रहा है टेक द फॉलोइंग एरे। आप क्या करें, इस एरे को लें। जी ठीक है, ले जाते हैं हम इसे। ये हम उस एरे को इधर ले आए। ये एक एरे है, एरे के अंदर ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और इस तरह एक एलिमेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। फिर एरे के अंदर एक और एरे आ, ये देखिए ये मल्टी डिमेंशनल एरे आ गई है। ये आउटर एरे थी, उसके अंदर एक एलिमेंट, ये एक एरे पड़ी हुई है। अच्छा, ये अब क्या करना है? Manipulate your array using various methods such as pop, push, shift and unshift and transform it into the following। कह रहा है कि आपका फाइनल आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, हम ले आते हैं। अब पहले क्या करना है, रिमूव द फर्स्ट आइटम एंड द लास्ट आइटम। वो कह रहा है कि सबसे पहले आप पहले आइटम को रिमूव करें और लास्ट आइटम को रिमूव करें। तो हमने देखा था कि पहले आइटम को अगर हमने रिमूव करना हो तो कौन सा मेथड यूज करते थे? हम यूज करते थे द लिस्ट, एरे का नेम, डॉट, अगर एंड वाले को करना है तो पॉप, शुरू से करना है तो शुरू से करना शिफ्ट। है तो शिफ्ट। वेरी गुड। तो ये दोनों मेथड अगर हम लगा देंगे तो क्या हो चुका होगा, एंड वाला और फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है रिमूव हो चुका होगा। वेरीफाई कर लेते हैं कंसोल करवा के। ये देखें, शुरू पे ये लॉरेंस उड़ गया हुआ है। ठीक है, इसी तरह एंड से ये 1 2 वाली एरे भी उड़ गई हुई है। ठीक है, तो ये हमने पहला अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। दूसरा वो कह रहा है ऐड फर्स्ट टू द स्टार्ट ऑफ द एरे। फर्स्ट एक वैल्यू जो है उसे ऐड कर दे स्टार्ट में। तो स्टार्ट में अगर हमने वैल्यू ऐड करनी हो तो किस तरह करते हैं, एरे का नेम अनशिफ्ट। डॉट अनशिफ्ट, और हमने वैल्यू ये देनी है फर्स्ट। इसके बाद अगर हम कंसोल करवाएं जरा, तो देखें शुरू में फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, ये हमारा ये भी टास्क कंप्लीट है। उसके बाद वो कह रहा है असाइन हेलो वर्ल्ड टू द फोर्थ आइटम वैल्यू। फोर्थ आइटम वैल्यू इस वक्त क्या है? फोर्थ आइटम है हमारे पास इस वक्त 0 1 2 3 4, इस वक्त नल है। तो जहाँ पे नल आ रहा है वहां पे वो कह रहा है कि आपके आ जाना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो हम क्या करते हैं, उसका क्या तरीकेकार था, आप क्या करेंगे, द लिस्ट, द लिस्ट डॉट, सॉरी, फोर्थ आइटम। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड। सॉरी, फोर्थ से मुराद ये है कि फोर्थ, फोर्थ आइटम इंडेक्स नंबर 3 बनेगा, वो 0 1 2 3, 3 नंबर इंडेक्स पे। इधर हम ले आएंगे हेलो वर्ल्ड। तो अब अगर कंसोल करवाएं इस एरे को, तो देखते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे क्या, थर्ड इंडेक्स पे पहले था ट्रू, सॉरी 35 था, अब उसकी बजाय आ जाना चाहिए हेलो वर्ल्ड। तो देखें ट्रू के बाद हेलो वर्ल्ड आ गया हुआ है 35 की बजाय। ये हमारा ये भी टास्क कंप्लीट है। असाइन हेलो वर्ल्ड टू द फोर्थ आइटम वैल्यू, असाइन मिडल टू द थर्ड इंडेक्स वैल्यू। थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स से मुराद ये है कि 0 1 एंड 2, 2 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर इंडेक्स को आपने मिडल दे देना है।
कंसोल करवाते हैं चेक करने के लिए कि बाकी हमारा असाइन हो गया है कि नहीं हुआ। तो देखें मिडल आ गया हुआ है हेलो वर्ल्ड से पहले। अच्छा उसके बाद ऐड लास्ट टू द लास्ट पोजीशन इन द एरे, लास्ट पोजीशन पे लास्ट ऐड कर देना है। अब लास्ट के लिए हमने एक मेथड देखा था, एक तो ये तरीका कि हम काउंट कर लें, एक हमने देखा था लेंथ। जी डॉट लेंथ -1, इसे हम दे देते हैं, वो कह रहा है कि एंड दे देना आपने, ये हमने एंड दे दिया है। अब देखते हैं कि एंड पे क्या आ चुका है, सॉरी कंसोल ऊपर ही है, कंसोल अब ये देखिए एंड पे एंड आ चुका है। ठीक है आगे चलते हैं, आउटपुट ई टू द कंसोल, तो हमने कंसोल करवा दिया। अब देखिए उसकी सेम यही वैल्यू होनी चाहिए फर्स्ट, ठीक है तो यही वैल्यूज है हमारी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाला प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल इम्प्लीमेंट अ डाटा स्ट्रक्चर फॉर अ प्रोडक्ट कैटलॉग। वो कह रहे हैं कि आपने एक डाटा स्ट्रक्चर बनाना है प्रोडक्ट कैटलॉग के जरिए एंड क्रिएट क्यूरीज टू रिट्रीव डाटा। अच्छा सबसे पहले क्या करना है, हमने क्रिएट एन एरे टू होल्ड एन इन्वेंट्री ऑफ स्टोर आइटम। हमने एक एरे बनानी है जिसके अंदर हम स्टोर आइटम्स को होल्ड करेंगे। तो हम एक एरे बना लेते हैं इन्वेंट्री, एक खाली एरे हमने बना ली। ये हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया, हमने एक एरे बना ली खाली। क्रिएट 3 आइटम्स, वो कह रहे हैं कि 3 आइटम्स बनाए, ईच हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेम मॉडल कॉस्ट एंड क्वांटिटी। अब जरा समझें कि जिसके अंदर प्रॉपर्टीज आती होती है वो कौन सी डाटा टाइप होती है, वो होती है ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम की वैल्यू का पेयर बनाते हैं प्रॉपर्टी का और वैल्यू का। तो हम क्या करेंगे 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए और इनको हमने अपनी तरफ से कोई ना कोई वैल्यू देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये आइटम 1 है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, नेम होगा मॉडल होगा। नेम, नेम फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं लैपटॉप, कि ये भाई ये लैपटॉप होगा। उसके बाद इसका मॉडल दे देते हैं, मॉडल हम कर लेते हैं डेल। उसके बाद तीसरी चीज है कॉस्ट, कॉस्ट हम कर लेते हैं 50,000। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटी, क्वांटिटी हम कर लेते हैं 100। तो ये हमने एक आइटम बना लिया है। बिल्कुल इसी तरह हमने ये 2 और आइटम बना लिए। उसने कहा था तीन तीन आपने आइटम्स बनाने हैं। इधर हम कर लेते हैं कीबोर्ड, मॉडल डेल, डेल का ही हो सकता है, पोस्ट इसकी कर लेते हैं 500 कर लेते हैं, क्वांटिटीज हमारे पास ये पड़ी हुई हैं 200। ठीक है इसी तरह आइटम 3 जो है, इधर हम कर लेते हैं माउस, इधर कर लेते हैं HP। माउस की जो वैल्यू है वो पोस्ट 100 है और इसकी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है 300। तो ये हमने 3 आइटम्स बना लिए। ये हमारा सेकंड वाला ये पोर्शन कंप्लीट है। अब वो कह रहा है कि ऐड ऑल 3 ऑब्जेक्ट्स टू द मेन एरे यूजिंग एन एरे मेथड। एरे के किसी ना किसी मेथड को यूज करते हुए इन तीनों आइटम्स को उस एरे के अंदर फेंके जो कि आपने पहले बनाई थी। तो ये जो हमने एरे बनाई थी इन तीनों को अब हमने उसके अंदर डालना है। तो किस तरह डालते हैं, इन्वेंट्री डॉट पुश, पुश के जरिए, पुश के जरिए भी डाल सकते हैं, स्प्लाइस के जरिए भी, तो मैं पुश यूज कर रहा हूँ। इन तीनों आइटम को उठा के हमने क्या किया है उस एरे के अंदर डाल दिया है इन्वेंट्री के अंदर। अब उसी तरह कंसोल करवा के देखते हैं कि आया कि वाकई उसके अंदर ये तीनों चीजें चली गई हैं कि नहीं। तो देखें जी ये एक एरे थी, उस एरे के अंदर 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, तीनों एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमने अभी डिक्लेयर की है। अच्छा आगे चलते हैं, एक्सेस द क्वांटिटी एलिमेंट ऑफ योर थर्ड आइटम एंड लॉग इट टू द कंसोल। वो कह रहे हैं कि क्वांटिटी एलिमेंट जो है थर्ड आइटम का, आइटम 3 का जो क्वांटिटी है उसे आपने एक्सेस करना है। तो किस तरह करेंगे, अब चूंकि ये एक एरे है तो इसका थर्ड इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, 0 1 और 2, 2 नंबर। अब चूंकि वो एक ऑब्जेक्ट है डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद हम क्वांटिटी एक्सेस करेंगे तो हमारे पास वो एक्सेस हो जाएगा। देखें 300, 300। ठीक है ये चीज होगी क्लियर आपको जी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है कि इस तरह आपने करना था। अच्छा अब यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
जी क्लियर है चीज़ें? चलिए ठीक है जी, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका तो फिर सेशन को क्लोज करते हैं। बाकी आपकी जो असाइनमेंट्स होगी वो मैं आपको आज इंशाल्लाह भेज दूंगा। आपने वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले कंप्लीट कर लेनी है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।